नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना वायरस ने न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रखा। पूरी दुनिया ने इससे लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद वैक्सीनेशन का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में 16 जनवरी से यानी कि कल से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी। इस टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों टीकों यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए एक व्यापक फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं, मतभेद और हल्की AEFIs यानी कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के बारे में भी जानकारी दी है। एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसका कोई इलाज तक नहीं ढूंढ पा रहा था। भारत के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने उस महामारी के खात्मे के लिए 2 वैक्सीनेशन बनाई, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में अभी डर है और कई सवाल भी हैं कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। क्या ये वैक्सीन कोरोना को जड़ से खत्म कर देगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा आज के। कोरोना वैक्सीनेशन का इंतजार पूरी दुनिया को था, लेकिन भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ कल से मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल कोरोना के टीकाकरण अभियान को पूरे भारत में रोल आउट का शुभारंभ करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा जो कि पूरे देश को कवर करेगा। लेकिन आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये खास रिपोर्ट देखिए। 16 जनवरी 2021 सुबह 10:30 बजे खत्म होगा लंबा इंतजार। देश में शुरू होगा वैक्सीन का महाअभियान। लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3006 वैक्सीनेशन केंद्र जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सेंटर पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है उस एडवाइजरी में, किन प्रोटोकॉल्स का करना होगा पालन। जिस जिले में जितनी डोज भेजी गई हैं, उसका वहीं पर इस्तेमाल हो। एक जिले की डोज दूसरे जिले में बिल्कुल ना भेजी जाए। एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ वैक्सीनेशन। 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। गर्भवती महिलाओं को अभी वैक्सीन ना दी जाए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं का भी वैक्सीनेशन नहीं। जिस वैक्सीन की पहली डोज लगी, दूसरी भी उसी वैक्सीनेशन की हो। कोरोना और दूसरी बीमारी की वैक्सीन में 14 दिन का अंतर। किसी में कोरोना का लक्षण हो तो 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन। अब देखिए कि सबसे पहले ये वैक्सीन किसे दी जाएगी और किस तरह से इंतजाम रहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। वैक्सीन लेने वाले की 30 मिनट होगी निगरानी। वैक्सीनेशन वाली जगह पर इलाज का भी इंतजाम। आपातकाल की स्थिति के लिए एक अस्पताल से जुड़ा होगा केंद्र। वैक्सीनेशन में सबसे अहम भूमिका कोविन ऐप की होगी। 7 ऐसे राज्य जहां एक से ज्यादा स्टोरेज पॉइंट्स हैं। और अब अगले ग्राफिक्स में देखिए आपके मन में उठ रहे वैक्सीन से जुड़े हर सवाल के जवाब, जो भी शंकाएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर। पहला सवाल, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? जवाब है, वैक्सीन लगाने से पहले सहमति ली जाएगी। सवाल नंबर 2, किसी ने वैक्सीन लेने से इनकार किया तो मना करने पर वैक्सीन नहीं लगेगी। तीसरा सवाल, वैक्सीन लगाने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी? जवाब है, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। चौथा सवाल, बिना पंजीकरण कोरोना की वैक्सीन मिलेगी क्या? जवाब है, नहीं। वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पांचवा सवाल, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर निगरानी कैसे रखेंगे? जवाब है, दिल्ली के निर्माण भवन से होगी निगरानी। छठा सवाल, वैक्सीनेशन का डेटा कहां इकट्ठा होगा? जवाब है, कोविन पोर्टल पर। 7वां सवाल, कोविन ऐप का डेटा सब देख पाएंगे?
जवाब है नहीं। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय देख सकेगा ये डेटा। 8वां सवाल, कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को वैक्सीन लेना जरूरी है क्या? जवाब, हाँ, ठीक हुए व्यक्ति भी कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। 9वां सवाल, उपलब्ध दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन ले? जवाब है दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। 10वां सवाल, वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी कब विकसित होगी? जवाब है दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल शनिवार से वैक्सीन का महाअभियान शुरू होगा। उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा और देश से कोरोना का खात्मा होगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो खास रिपोर्ट आपने देखी जिसके जरिए हमने कोशिश की आपको समझाने की कल किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत जो कल से होने जा रही है, महाअभियान इसे माना जा रहा है, प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब डॉक्टर्स ही दे सकते हैं। तो आज खास 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे वो आपको बता देते हैं क्या सवाल रहेंगे जिसके इर्द गिर्द आज का ये कार्यक्रम रहेगा। 2 मेहमान जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे सवाल रहेंगे ये, क्या कोरोना को जड़ से खत्म कर देगी ये वैक्सीन? क्या वैक्सीन लगने के बाद कोरोना नहीं हो सकता? ये बड़ा सवाल है। कोरोना से ठीक हुए, रिकवर हुए व्यक्ति भी क्या इस वैक्सीन को ले सकते हैं? क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है। वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां बरतनी है? तमाम सवाल जिनको लेकर के आज हम जवाब पूछेंगे अपने मेहमानों से। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। आपके मन में कोई भी शंका तो आप अपने सवालों का भी जिक्र कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर प्रदीप सिंगला है, मेडिकल ऑफिसर अर्बन पीएचसी कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर रमेश वर्मा पीजीआई रोहतक से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रमेश, आप पर रुख करूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है दर्शक यही समझना चाहते हैं। डॉक्टर रमेश, मुझे लगता है उनकी आवाज अभी मैं नहीं सुन पा रही हूँ। सीधा मैं डॉक्टर प्रदीप के पास चलती हूँ। डॉक्टर प्रदीप, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। सबसे पहले मुझे समझाइए कि कोरोना की वैक्सीन अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो क्या उसके बाद कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्या उस व्यक्ति को कोरोना दोबारा से नहीं हो सकता? देखिए, कोरोना वैक्सीन के बारे में अभी तक हम लोगों की जो समझ है उसमें हम ये कि इससे जो है अगर हम 60 से लेकर 80% तक भी हम इसकी एफिकेसी रहती है तो हम इसको अपनी सफलता मानेंगे कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है ये सफल वैक्सीन रही है। 2% जो है जो हो जाएगा 2% मामले में हम गारंटी दे, इसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी हम लोग को जो कोविड एटिकेट्स है, यानी कि हमें मास्क लगाने की जरूरत, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत और जो हाथ को अच्छी तरीके से धोने की जरूरत, वो रहेगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर रमेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर रमेश, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आ रही है मैडम आवाज। जी डॉक्टर रमेश, मेरा यही सवाल आपसे है क्योंकि लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई शंकाएं हैं और कई र्यूमर्स भी फैली थी जिसकी वजह से लोगों के मन में डर और ज्यादा बढ़ गया। क्या इस वैक्सीनेशन को लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट इसका हो सकता है क्या? देखो मैडम, हमारी कंट्री में जिन वैक्सीन को परमिशन मिली है वो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड का जो ट्रायल हुआ उसके अंदर भी ये पाया गया था कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर साइड इफेक्ट है तो माइनर से हैं, जैसे कि नॉर्मली इंजेक्शन लगाने के बाद हो जाता है, हल्का सा पेन या कभी कभी फीवर भी हल्का सा आता है, वो सिंपल पैरासीटामोल का टैबलेट से ठीक हो जाता है। कोवैक्सीन का ट्रायल, मैं उसमें को इन्वेस्टिगेटर था। हम लोगों ने पूरी कंट्री में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3 फेज किए हैं। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 375, सेकंड फेज में 380 और थर्ड फेज में 25,800 अप्रोक्सीमेटली 26,000 पार्टिसिपेंट हम लोगों ने कवर किए थे, जिसमें ये पाया गया कि इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं निकल के आया। मेजर का मतलब ये होता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद किसी को एडमिट की जरूरत नहीं हुई। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल पेन हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है, या हल्का सा फीवर आ सकता है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो इससे घबराए ना, अगर आपकी जहाँ पे वैक्सीन लग रही है वहाँ पे वैक्सीन जरूर लगे। लेकिन डॉक्टर रमेश, देखिए क्योंकि आप तमाम बारीकियों को समझते हैं और आप ट्रायल में भी रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री ने भी जब इस वैक्सीनेशन को लगवाया था उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद लोगों के मन में डर और ज्यादा बढ़ गया था। अभी भी लोगों के मन में यही डर है। तो आप ये भी समझाइए कि क्या जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं लोग वो भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं? क्या उसके बाद उनको कोरोना नहीं होगा? इस बात की क्या श्योरिटी है?
देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वैक्सीन का रोल बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने का होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता किसी भी वैक्सीन के अंदर कि हम इंजेक्शन लगाएं और नेक्स्ट डे हमारी बॉडी के अंदर इतनी एंटीबॉडी पैदा हो जाए कि हमें कोरोना ना हो। तो इस जो जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो दोनों का सेम शेड्यूल है 028, और इसकी जो एंटीबॉडी, जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पैदा होती है वो 42 दिन के बाद होती है पहली डोज के। ठीक है। तो 42 डेज तक हम लोगों को वही प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं जो कि हम पहले ले रहे थे, वो हमने कंटिन्यू रखने हैं। हम ये ना सोचे कि हमने इंजेक्शन लगवा लिया है हम इससे कोरोना बच जाएगा। दूसरा सवाल था आपका, क्या इस वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वैक्सीन से 99.99% कभी भी कोरोना नहीं होता। दूसरा, ये जो वैक्सीन हैं, शील्ड वैक्सीन हैं, इससे घबराए ना, इससे कभी भी कोरोना नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वैक्सीन को लगाने के बाद भी हो सकता है क्या, कि अगर एक व्यक्ति ने इस वैक्सीनेशन को ले लिया तो क्या इस बात की भी कहीं ना कहीं संभावना है कि वो दोबारा से कोरोना से संक्रमित हो सकता है? ये मेरा सवाल ये था। देखो कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है। कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 23,000 पार्टिसिपेंट को एफिकेसी ट्रायल की थी फॉर अब्रॉड में, तो उसमें ये पाया गया था कि 70% जो इसकी एफिकेसी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 100 आदमी को कोरोना का टीका लगाएंगे तो 70 लोग प्रोटेक्ट होंगे, 30 को फिर भी चांसेस है उनको कोरोना हो सकता है आफ्टर वैक्सीनेशन। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। डॉक्टर प्रदीप, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन को लेंगे, टीका जो लगवाएंगे, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या ऐसे मानक है जिनका पालन करना जरूरी है? देखिए, तो पहले ये वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकता। डॉक्टर प्रदीप, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल इशू है, उसको कुछ दुरुस्त कर लीजिए, फिर हम पहुंचते हैं आपके पास। डॉक्टर रमेश, मेरा यही सवाल आपसे है, किन मानकों का पालन करना जरूरी है वैक्सीनेशन के दौरान और बाद में भी? देखो, वैक्सीन का जो हम लोगों ने बनाया है वो 3 रूम्स का बनाया है। एक वेटिंग हॉल होगा, एक वैक्सीनेशन साइट होगी और दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा। व्यक्ति को आफ्टर द इंजेक्शन हम लोगों को आधे घंटे ऑब्जर्व करना है। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं जी, वो लोग घबराए ना। इसका माइनर साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताया, सिंपल पेन या फीवर हो सकता है, वो ठीक हो जाता है। ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपना नॉर्मल जिंदगी जिए, खाना जो खाते हैं रूटीन में वही खाना खाएं, जैसा जीते हैं वैसा जिए। इस इंजेक्शन की वजह से आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो 28 दिन के बाद लगेगा, दोनों शॉट लगने के बाद ही हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो है अपनी ऑप्टिमम मात्रा के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और कोरोना से बचाव हो पाएगा। इसके अलावा कोई विशेष सावधानी की जरूरत इस रूप में रहेगी कि अगर उसको कोई AEFI मतलब कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनेशन, टीकाकरण के बाद जो है उसको कोई भी किसी किस्म की समस्या होती है, चाहे उसको हल्का सिर दर्द हो या बुखार हो या जहां पर टीका लगा है वहां पर गांठ बन रही है या कोई और दिक्कत हो, वो उसको जो है अपने जो स्वास्थ्य कर्मी है जिसने टीकाकरण किया है, जो नंबर उसको दिया जाएगा वहां पर वो इसकी सूचना देगा कि उसको ये तकलीफ हुई है, और ज्यादा तकलीफ होने पर वो उसको जो है एक नंबर और एक हॉस्पिटल के बारे में बताया जाएगा कि वहां। यानी आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर तमाम राज्य सरकारों की तरफ से भी ये पूरा इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की थी और पूरे इंतजाम किए गए हैं कि अगर कुछ इस तरीके की आपातकाल की स्थिति होती है तो पूरे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। पहले दर्शक हैं जगाधरी से राजन जुड़ गए। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका। राजन जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हेलो जी, बताइए। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये इसकी इम्यूनिटी है जो लाइफ टाइम की है या इसको दोबारा करना पड़ेगा जी? अपना सवाल एक बार दोहराइए आप। ये जो डोज दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन की, इसकी इम्यूनिटी फॉरएवर है या इसको कोई टाइम पीरियड है, इसको रिपीट करवाना पड़ेगा दोबारा? ठीक है, यानी आप ये पूछ रहे हैं कि इसका इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, यही पूछ रहे हैं आप डॉक्टर रमेश? देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको पहले तो डोज और आपको कंप्लीट करनी है। पहली डोज लगेगी 0 डेज पे और सेकंड डोज लगेगी 28 डेज पे। इनका क्वेश्चन था कि क्या एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग रहती है?
कोई भी वैक्सीन हो, किसी भी वैक्सीन की लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, कुछ वैक्सीन को छोड़ के। जैसे स्वाइन फ्लू है या इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती हैं वो ईयरली लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं, कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर हम आपको बता देंगे कि एंटीबॉडी जो है वो कितने महीने तक सर्वाइव करती है। हम लोगों को 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने तक सर्वाइव कर रही है कोवैक्सीन के अंदर। लेट्स सी आने वाला जो टाइम होगा वो कितना होगा, वो हम ट्रायल कर रहे हैं, उसी में पता लगेगा। ठीक है, मैं दोनों के पास वापस लौटती हूँ। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸਤਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। खांसी के लिए कोई गोली ले लूंगा, ठीक हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते खांसी, जुकाम और बुखार को हल्के में ना लें। बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन ना करें। कोरोना से संक्रमण के प्रमुख लक्षण बुखार, जुकाम और खांसी होती है। यदि आप में इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच करवा लें या प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पंजाब में जहां शैक्षिक संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं, 3 दिनों के अंदर डिग्री जारी करने का निर्देश दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 3 दिनों के अंदर डिग्री देने का निर्देश। 19 जनवरी को स्कॉलरशिप के लंबित मुद्दों पर चर्चा होनी है, उससे पहले ये निर्देश पारित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। पिछले कुछ समय तो सरकार के ध्यान दे विच एक मसला जिहड़ा है वो उभर के आया है और वो मसला है कि जिहड़े SC बच्चों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी कि 2017 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़ी है फंड कर रही सी, पर 17 तो इस साल तक जिहड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे है जिन्हां दे विच बच्चे जिहड़े है वो पास आउट हो गए हैं, पर इंस्टीट्यूशनस ने बच्चों दी जिहड़ियां डिग्रियां हैगियां वो तकसीम नहीं कीतियां। तो कल जो किसान मुद्दों से
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਰਹਿਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो मिशन वैक्सीनेशन पर हम कर रहे हैं बात। डॉक्टर प्रदीप, आपसे जरा हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या हर एक व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन लेना जरूरी है या अपनी इच्छा है हर इंसान की? हालांकि स्टार्टिंग में तो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, लेकिन फिर भी क्या स्वेच्छा है या फिर जरूरी है सबको लेना? नहीं, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसमें कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो उसको हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन लगाने का क्या फायदा है। अगर वो समझता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको वैक्सीन दे दी जाएगी। अगर इसके बावजूद वो कहता है कि नहीं मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है, तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है डॉक्टर रमेश, किस तरीके की सावधानियां लोगों को बरतनी होगी और आगे भी जब कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण उनको लग जाता है, जब टीका वो लगवा लेते हैं, तो उसके बाद किस तरीके की सावधानियां उनको बरतनी पड़ेंगी? देखो, ये इस तरह की वैक्सीन नहीं है कि इसमें कोई सावधानी रखनी है। बेसिकली ये जो डोज लगेगी वो इंट्रामस्कुलर लगेगी। आधे घंटे तक हम ऑब्जर्व करेंगे उस पेशेंट को, उस सब्जेक्ट को। नॉर्मल होगा तो हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। आधे घंटे के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, अपना नॉर्मल काम कर सकता है, जैसा खाना चाहे वैसा खा सकता है। फिर भी अगर किसी को पेन हो, फीवर हो, तो हम एक नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, वो आदमी उससे कांटेक्ट कर सकता है। और किन बीमारियों से ग्रसित लोग हैं जो इस टीके को नहीं लगवा सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी अभी एडवाइजरी में जारी किया गया है? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी वाला लगा सकता है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल उसका शुगर कंट्रोल, बीपी, कोई फॉर एग्जांपल कोई दमे की बीमारी है तो वो कंट्रोल होनी चाहिए। फिलहाल हम लोग सबसे पहले डॉक्टरों को लगाएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम जनरल पब्लिक के लिए क्या कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी अभी लगाया जाएगा या कुछ समय सीमा है उसके लिए? फिलहाल हम लोग डॉक्टरों या फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको लगाया जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव है, अगर कोई लगवाना चाहता है और अगर उसकी एंटीबॉडी हमने चेक करके 0 आई है तो लगवा सकता है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, आपसे जरा हम ये भी जानना चाहेंगे। हाँ जी, आप बोलिए पूरी कीजिए। एडिशन ये करना चाहता हूँ कि जो लोग आज कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको जो है हम लोग इंतजार करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, कि उनको जो है कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए। दूसरा, जो लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई गंभीर बीमारी है, हॉस्पिटल में दाखिल हैं जी, उन लोगों को भी हम लोग कहेंगे कि आपको वेट करना चाहिए। उसका कारण ये नहीं है कि उनको ये वैक्सीन देने से कोई प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कहीं पर भी किसी एक या दो जगह पर अगर कुछ मिसहैप होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश के प्रोग्राम पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आई है उसकी अपनी बीमारी की वजह से हो, लेकिन जो है वैक्सीन जो आई है तो वो कह देंगे वैक्सीन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए हम लोग पर जो है उसको बोलेंगे कि जो है कुछ 6 से 8 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए, बाद में उसको वैक्सीन लगवाने के लिए बोलेंगे। ऐसा कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रदीप, देखिए हम तस्वीरें भी देख रहे थे कि जब वैक्सीनेशन तमाम राज्यों में भेजी जा रही थी, किस तरीके के इंतजाम किए गए थे। मुझे लगता है लोग भी इस चीज को जानना चाहेंगे कि कितने टेम्परेचर पर वैक्सीनेशन को रखा जा रहा है और किस तरीके के इंतजाम है। जी,
हिंदुस्तान के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है। जो है यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम के तहत जो है 5 साल तक के बच्चों को जो है बहुत सारी वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही हैं और उसके लिए हम लोग कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। कोल्ड चेन का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर बेनिफिशियरी तक जो टेम्परेचर है वैक्सीन वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रखी जाती है और वही 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इस वैक्सीन को भी मेंटेन करने के लिए रखा जाएगा, जिसमें हमारा जो अस्पताल के जितने भी व्यवस्था है और अस्पताल से लेकर जो है जो आउटरीच सेशंस लगते हैं जहां पर हमारी ANM वैक्सीनेशन प्रोग्राम करती हैं, तो वहां तक जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित किया जाता है कि टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री तक हम मेंटेन रख सकें और वैक्सीन इसी टेम्परेचर पर रहे। और ये जो है जो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, ये दोनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रखी जाएंगी और इसी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है डॉक्टर रमेश, अब देखिए क्योंकि 2 वैक्सीन आई है मेड इन इंडिया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो लोगों के मन में इसको लेकर भी संशय है कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेटर है, कौन सी वैक्सीन हमें लगानी चाहिए। मैं चाहूंगी इस पर भी आप लोगों का भ्रम तोड़े, उन्हें विस्तार से थोड़ी जानकारी दें। देखो कोई भी वैक्सीन हो, वैक्सीन का काम होता है कि बॉडी के अंदर जाना और फिर एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करना। तो कोई भी वैक्सीन ले, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, दोनों का काम सेम है। कोरोना के अगेंस्ट जो है बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपने दोनों डोज लेनी है, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, 0-28। और ये भी ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को अगर किसी को कोरोना पहले हो जाता तो लगता कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हो गया है। तो 42 दिन के बाद प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनती है, उसके बाद ही आप प्रोटेक्ट होते हो। लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है क्योंकि इसकी एफिकेसी जो है 70 to 80% है। तो जो भी वैक्सीन ले, लेकिन लेनी आपने एक ही है। अगर कोविशील्ड लगवाई है पहली डोज तो सेकंड डोज भी आपकी कोविशील्ड होनी चाहिए। पहली डोज अगर कोवैक्सीन लगवाई है तो सेकंड डोज भी आपकी कोवैक्सीन की लगनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रदीप। अब देखिए इस डेटा को संभाल के रखना भी बहुत जरूरी है कि कौन से पेशेंट ने पहले कौन सी वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि दूसरी डोज भी उसको सेम वैक्सीन की दी जाएगी। इसको लेकर के सरकार की क्या तैयारी है? ये डेटा सारा कहाँ अपलोड होगा, कौन कौन लोग इस डेटा को देख सकते हैं, मॉनिटर कौन करेगा? देखिए इस सारा जो भी डाटा है ये जो पोर्टल है हमारा कोविन पोर्टल जो है उसके ऊपर जो इसका जो है अप्रोच जो है वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री की रहेगी। लेकिन जहाँ तक फील्ड की बात है, किसी एक बेनिफिशियरी को अगर एक वैक्सीन लगी है तो ये इंश्योर करना कि उसको दूसरी वैक्सीन भी उसी कंपनी की लगे। कोविशील्ड पहली लगी है तो कोविशील्ड की सेकंड डोज नहीं मिले उसको, ये इंश्योर करना जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट ने हमें वैक्सीन सप्लाई की है, जैसे कुरुक्षेत्र का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो कुरुक्षेत्र के अंदर 6310 हमें डोजेज मिली है। तो हम ये 6310 डोजेज जो है इसको जो है हाफ ऑफ द मतलब लगभग 3000 के करीब जो है बेनिफिशियरी को डोज देंगे। जिन लोगों को हमने कुरुक्षेत्र में तो कोविशील्ड आई है, तो जिनको फर्स्ट डोज लगी है उसके लिए हम आज ही सेकंड डोज उनकी रिजर्व करके रख लेंगे ताकि ये इंश्योर हो सके कि उसको सेकंड डोज भी कोविशील्ड की ही मिले। ऐसा ही जहां पर कोवैक्सीन गई है वहां पर भी यही इंस्ट्रक्शन है कि एक पहली डोज कोवैक्सीन की लगने के बाद उसके लिए सेकंड डोज रिजर्व करके रखी जा सके ताकि ये इंश्योर हो सके कि उसको सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लगे। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम राय साझा करने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो देखिए कल से महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। 16 जनवरी का दिन बेहद खास होगा क्योंकि कोरोना से एक लंबी लड़ाई पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने लड़ी है। अब कल 10:30 बजे प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और आशावादी होकर के पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद अब देश से कोरोना का खात्मा होगा। मेरे साथ सवाल आपका मैं अभी के लिए इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।